संसद में जो गतिरोध चल रहा है जी एक तो वैसा गतिरोध हम लोगों में ना हो, एक और दूसरा जो आरक्षण है, जातिगत आरक्षण, उस पर ज्यादा बहस चल रही है। सब अपनी अपनी बात के इसमें विवाद की बात है। हुजूर बड़ी देर कर दी, मेहरबान। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? ब्रजमोहन जी, आप शुरू करेंगे? आप कर लें। आप करिए, आप सरकार में हैं। मेरे मत में जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जातियों में गरीब वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमें इस देश को अगर तरक्की पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है, तो सभी जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको सुविधाएं देना। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि 4 जातियों में देश को देखना चाहिए, एक किसान, एक गरीब, एक युवा और एक महिला। अगर चारों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी तरक्की के लिए हम काम करेंगे और जातिगत संघर्ष को हम समाप्त करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और यही इस पूरे देश में होना चाहिए। इस बात के प्रति मैं प्रतिबद्ध भी हूं और जो मेरा अनुभव है लंबे समय का, 40 साल की राजनीति का, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। नमस्कार। देखिए, ये बातें कही जरूर जाती है, लेकिन इन्हें अमल में नहीं लाया जाता। चुनाव के समय में जाति को ध्यान में रखकर ही टिकट बांटे जाते हैं, लगातार देखा गया है। अब कुर्मी वोट के लिए किसी कुर्मी को ही, चाहे वो किसी और पार्टी में क्यों ना हो, उनको बुला के दिया जाता है। इसी तरह से अलग अलग लोगों को दिया जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि जाति खत्म हो। बुद्धिज्म में भी देखिए जाति को खत्म करने की कोशिश की गई। फिर कम्युनिज्म आया, उन्होंने जाति को खत्म करने की बात कही, वो भी नहीं हुआ। फिर सोशलिज्म आया, उसमें भी नहीं हुआ। कांसीराम जी ने भी कोशिश की, नहीं हुआ। अम्बेडकर जी ने कोशिश की, नहीं हुआ। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं होने वाला है। चुनाव के दौरान हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ये लगातार देखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास हो सकता है। देखिए, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हमें देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है कि नहीं है। जिन हाथों में आज ताकत है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़े नेता देश के गुजरे हैं। 1960 में उन्होंने मुतालबा किया कि 60% ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के बड़े नेता थे, उन्होंने तो 26% रिजर्वेशन कर दिया था। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1930 के अंदर अंग्रेज ने कराया आबादी का ओबीसी की रायशुमारी। उसके बाद 41 के अंदर हुई, जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारी सरकार में 2011 के अंदर भी हुआ। तफसील से बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे प्रोविजन मौजूद हैं और ये रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सेटल्ड इश्यू है और सेटल्ड इश्यू ये है, और तभी जाकर संविधान के निर्माताओं ने ये समझा कि जाति के आधार पे हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और तभी से जो है जातीय जनगणना की भी मांग हुई। और बीपी सिंह जी की जब सरकार थी तो ये माना गया कि 1991 में हम इसकी जाति जनगणना करेंगे। बाद में लालू प्रसाद यादव जी 2001 में भी कराना चाहते थे। 2011 के सेंसस में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ।
और 2021 के बात में भी सेंसस में भी हम लोग ये चाहते हैं, जब तक हम ये ना जान जाएं कि रोड पे काम करने वाला कौन है, मैला उठाने वाला कौन है, ठेला चलाने वाला कौन है, वर्क एट होम करने वाला कौन है, तभी जाकर हम इस सर्वे के आधार पे हम जानेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर जाति जनगणना अगर होगी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में मदद मिलेगा, और जो टारगेट है कि हम अचीव कर सकते कि इक्वालिटी का जो प्रोविजन अगर संविधान में दिया है उसको अचीव करने के लिए जाति जनगणना आवश्यकता है, एक जरूरी आवश्यक चीज है। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी जब ब्रिटिश रूल था, और समाज के अंदर इतनी जड़ता थी, इतना सामंतवाद था कि लोग अपनी जाति छिपाते थे। जो गरीब जातियों से, पिछड़ी जातियों से जो लोग थे वो अपने आप को ऊंची जाति का लिखवाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, वो बैकवर्ड हैं, वो लिखवाते थे हम लोध राजपूत हैं। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो बैकवर्ड हैं, वो लिखते थे कुर्मी क्षत्रिय सभा। तो जातियों की श्रेष्ठता के आधार पर समाज में सम्मान मिलता था, रुतबे हासिल होते थे, इसलिए गरीब गुरबा लोगों ने अपनी जाति भी छिपाई। अब जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई है तो मंडल कमीशन के मुताबिक 52% पिछड़े थे, लेकिन जब ताजा बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसके हिसाब से 64% बैकवर्ड कास्ट के लोगों की संख्या पाई गई है। तो जातिगत जनगणना किसी के खिलाफ नहीं है, और ये ढोंग है, ये सही नहीं है। जाति है, नंगा सच है। इवन मोहन भागवत जी ने कहा कि समाज अगर जातियों में विभक्त ना होता तो देश शायद इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। इसलिए जातिगत जनगणना देकर के समाज के सभी तबकों को न्याय मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। हाँ, इसमें विद्वेष नहीं होना चाहिए, इसमें घृणा नहीं होनी चाहिए, इस सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से इसका निपटारा होना चाहिए। जाति की काउंटिंग, अब देखिए भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, लगातार हर चीज़ की काउंटिंग करती है, चाहे वो पेड़ की काउंटिंग हो, चाहे जानवर की काउंटिंग हो, या फिर अन्य चीज़ों की काउंटिंग है। तो जो मनुष्य है जिसके आधार पे आप हिस्टोरिकली देखिएगा, और जैसा कि अभी त्यागी जी ने भी कहा कि 1931 में जो सेंसस हुई, या 1901 का जो लॉर्ड रिजले का जो सेंसस था, जिसमें जो है जातियों को हायरार्की के स्ट्रक्चर बनाकर उसको लीगलाइज किया गया, तब से और उससे हिस्टोरिकली भी देखिएगा तो एक्सप्लॉयटेशन जातियों के आधार पे हुआ है। जब जातियों के आधार पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और कुछ लोग जो हैं एजुकेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज जो है आगे हैं, तो हमें ये देखने की आवश्यकता है 21वीं सदी में कि पीछे कौन रह गया है। तो जाति जनगणना किसी के खिलाफ नहीं है, जाति की काउंटिंग जो होनी चाहिए वो आवश्यकता है, ताकि तभी जाकर कोई भी स्टेट हो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी, और टारगेट के साथ कि जिन जातियों के लोग समूह, ऐसा समूह अगर कोई है जो पीछे रह गया है, तो उनको ठीक तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तरफ, और ऐसा संविधान के निर्माताओं ने भी माना है कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और जो है गांधी जी ने भी ये कहा है कि जो लिस्ट एडवांटेज है उसको जो है आगे लाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना एक ऐसा प्रावधान है जहां से हम जो वर्ग एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको मेन स्ट्रीम में हम लोग ला सकते हैं, इसलिए जातीय जनगणना एक आवश्यकता है। देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने गोधरा के अंदर, गोधरा को तो आप पहचानते होंगे, बीजेपी के लोग सभी जानते हैं, गोधरा के अंदर महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश की आज़ादी तभी मिल सकती है जब बैकवर्ड क्लासेस मेरे साथ खड़े हो जाए। और वो बैकवर्ड क्लासेस को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि आज बैकवर्ड क्लासेस मेरे साथ आ गए और अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी दूर नहीं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि 60% इस देश के अंदर ओबीसी है, उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शायद 53 के अंदर काका कालेकर कमीशन बना, उसके अंदर का उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये डिमांड लगातार होती चली आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे डर किन लोगों को है, कौन लोग हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? वो लोग जिन्होंने सारी चीज़ों पर कब्जा कर रखा है। उनको लगता है कि अगर इनकी सेंसस हो गया और इनको पता चल गया कि देश में इनकी कितनी बड़ी ताकत है, तो हमारा क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38(2), 38(4)
दोनों कहते हैं कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर माफी के साथ मैं कहूंगा, बीजेपी को तो सिर्फ इतना याद है कि आर्टिकल 44 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 15 आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल 38 ये कहता है कि सारे समाज के साथ सोशल ऑर्डर में होना चाहिए, इकोनॉमिकली, इवन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। और ये जिम्मेदारी स्टेट की है, जिनके हाथों में पावर है उन्हें करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 38 अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो तो अभी देखिए आप, आर्टिकल 38(2) कहता है कि मसावी सलूक होना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा ना ओबीसी को। देखिए मुझे लगता है कि राजीव राय जी जी लेट आए हैं घोसी से, सांसद हैं। ये हिस्टोरिकल जगह है घोसी, जहाँ से कभी कल्पना तराजी हुआ करते थे। नए नए सांसद हैं। आज की जो हमारी बहस है वो हम 6 के बीच में है, और जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से अच्छा वातावरण यहाँ होगा ये मान करके हम चलते हैं। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये समाज के लिए हितकर है या नहीं है, इससे आप अपनी बात प्रारंभ करेंगे। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर सारी पार्टियां रिजर्वेशन के पक्ष में है, सबको समान अवसर देने के पक्ष में है, सब चाहते हैं कि सामाजिक न्याय एटलीस्ट भाषणों में चाहे अपनी बातों में, तो जाति जनगणना में बुराई क्या है और क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? ये तो आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं खुद को ही ना। जी। आप जात पूछकर रिजर्वेशन देंगे, जात पूछकर आप, बाकी से मैं बोलूं, आप लोग तो हमारे नेता हैं, कि जात पूछकर टिकट देंगे, जात पूछकर गठबंधन करेंगे, जात के नाम पर सारी बातें करेंगे। और जब जाति जनगणना जहाँ जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, जिसको जितना समाज में है उसको उतना देने में हमें क्या बुराई है? अगर सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, सबका साथ तो तभी होगा ना जब आप सबको समाज। जी, और मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ही बोलना चाहूंगी कि अभी पार्लियामेंट में लगातार जातिगत जनगणना को लेकर डिबेट भी हो रहा है, हंगामा भी हो रहा है, लेकिन आप ही बताइए कि जो ये चुनाव के ठीक पहले हमारे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो भारत रत्न दिया गया, या चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भारत रत्न दिया गया, वो किस लिए दिया गया? वो तो एक पर्टिकुलर जाति को खुश करने के लिए दिया गया, ठाकुर समाज को खुश करने के लिए दिया गया। ऐसा कह करके आप ये महोदय उनका अपमान कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह आजादी की लड़ाई में नहीं, वो तो मैं जान रही हूँ, उसके लिए हमारी जान रही होती तो आप ये नहीं कहती कि जाति का दर्द दिया गया। लेकिन मतलब चुनाव नहीं, आप उनकी महत्ता को कम कर रही हैं। नहीं, महत्ता को नहीं, लेकिन चुनाव के पहले दिया जाना भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं देखिए बहुत पुरानी गलतियों को सुधारा जा रहा है। पहले एक ही परिवार या एक ही पार्टी के लोगों को राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते थे। आपको तो खुश होना चाहिए कि पहली बार सभी जाति, धर्म और सभी राजनीतिक दलों से सभी अलग अलग विचारधारा। मैं तो इस बात पर कि हम क्यों 1921 की बात कर रहे हैं, क्यों 19 की बात कर रहे हैं, क्यों 51 की बात कर रहे हैं, क्यों हम वीपी सिंह जी के जमाने की बात कर रहे हैं? हम आज की बात करें ना। तो आप मुझे बताइए, मुझे ये बताइए कि आज के समय पर अगर पार्लियामेंट में आप देखें तो 60% बैकवर्ड पार्लियामेंट मेंबर हैं, 60%। असेंबलीज में आप देखें, हमारे यहाँ रिजर्वेशन, जिस स्टेट में जितना रिजर्वेशन है, आज हमारे एससी के, एसटी की तो रिजर्व सीटें हैं, वो जीत कर आते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ है, ट्राइबल है, हमारे 3 ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हमारी आप ये फैसला कर लीजिए, हमारे एक कास्ट के पार्लियामेंट मेंबर हैं। और अगर आप असेंबली में भी देखें तो असेंबली में भी जिस स्टेट में जितने बैकवर्ड हैं, जब अपने आप स्वाभाविक रूप से लोग जीत कर आ रहे हैं, तो आप उनको जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं? और दूसरी बात, वो जमाना अलग था। आज का जमाने में तो डेवलपमेंट, सड़क क्या एससी गांव में नहीं बन रही है क्या? एसटी गांव में नहीं बन रही है क्या? बैकवर्ड गांव में नहीं बन रही है? नौकरियों में जो टैलेंटेड लोग हैं, क्या वो अपने आप नहीं आ रहे हैं? ऐसे भी एससी, एसटी और बैकवर्ड हैं जो स्वाभाविक रूप से आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, आज हम जाति संघर्ष आपने देखा है, जब जब इस देश में इस प्रकार की बात हुई है,
तो वर्ग संघर्ष पैदा हुआ है। अगर वर्ग संघर्ष हम पैदा करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट आप जाति जनगणना क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ उनके साथ में आप जाति जनगणना के माध्यम से फायदा क्या देना चाहते हैं? फायदा तो यह है कि उनको काम मिले, उनको रोजगार मिले, उनको न्याय मिले। आज किसके साथ? मेरा निवेदन ये होगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि पहले फैसला कर ले कि अतीत की बात करनी है या आज की बात करनी है। जब आपको कन्वीनियंट होता आप नेहरू को बोलने लगते हो, आज की बात जब आपको कन्वीनियंट होता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वहाँ जो बात आप जाति जनगणना की बात हो रही है, जब कन्वीनियंट होता है तो आज की बातें कर रहे हैं। वर्तमान की बात। जाति संघर्ष कब होता है? जब समाज के एक वर्ग को लगे कि उसका हक नहीं मिल रहा है, तब वो खड़ा होता है, संघर्ष करता है। जब आप हक को बहुत दिनों तक मारते रहोगे तो तब संघर्ष स्थिति पैदा होगी। और आपकी जो दो तरफी बातें हैं ना, ये ज्यादा कंट्राडिक्ट कर रही है। ये इस वजह से समाज में और असंतुष्टि होगी। आप आप नारों में रखना चाहते हो, हम उसको जमीन पर उतारना चाहते हैं। फर्क इतना है। देखिए एक मिनट जरा इनके एक प्रसंग का मैं जवाब देना चाहता हूँ बहुत नम्रता के साथ। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह का आपने जिक्र किया कि इनको भारत रत्न जाति का आधार पर नहीं मतलब चुनाव के पहले के चुनाव के पहले दिया गया। टाइमिंग की बात आपकी स्वागत किया, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। आपकी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ माफी के साथ। चुनाव के पहले की कर्पूरी ठाकुर आजादी की लड़ाई में जेल गए। 1900 जब पहली विधानसभा बनी है 52 से लेके आखिर उनको हम लोग नमन करते हैं। उनको नहीं, आपने जिस लहजे में कहा तो कर्पूरी ठाकुर जी के चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मैंने काम किया है, तो मेरे सेंटीमेंट जगे और अफसोस भी हुआ मुझे। हुआ दूसरा, टाइमिंग को लेकर बात हुई। इस देश में सरदार पटेल को छोड़ दीजिए, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सूत्रधार नेता चौधरी चरण सिंह थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, आपातकाल में जेल रहे। कर्पूरी ठाकुर न हुए होते तो पिछड़े समुदाय के लोग जो हैं, बिहार के मेरे साथी बैठे हैं, सीना तान के देश में ना चलते। वो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे और मुझे उनके अंतिम फ्यूनरल में जाने का मौका मिला। 3000 रुपये 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके खाते में थे। देश में ऐसे बहुत कम नेता हुए, बिरले हुए, 1-2 हुए जो कर्पूरी ठाकुर जैसे हुए। इसलिए आपने कहा चुनाव के मौके पर उनको दिया गया, नहीं, उनके योगदान को देख करके दिया गया और पहले दिया जाता वही और भी अच्छा होता। हम लोग की मांग बहुत दिन से हम लोग भी कर रहे थे। नहीं, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि पहले ही मिलना चाहिए था, चुनाव के पहले की टाइम। नहीं, आपने उनको चुनाव की टाइम जात से जोड़ दिया तो मुझे अफसोस हुआ। सांसद महोदय कह रहे थे कि देखिए, जो इस देश के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनके प्रति सबका सम्मान रहा है, वो अपनी योग्यता के आधार पर उन पदों तक पहुंचे हैं। इसलिए उन नेताओं को हमको जातियों के आधार पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आजादी के 75-76 साल बाद बात कर रहे हैं। जब आजादी के 75-76 साल बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी जब जात हम बताएं, 75-76 साल बाद बात कर रहे हैं, अपनी जात उसके बारे बताएं, में आप बात राष्ट्रपति की जात बताएं, लेकिन किसी और के बारे में न कहें। प्रधानमंत्री जात गिनवा दे, राष्ट्रपति जात गिनवा दे, जब हम कहेंगे सबका गिन तो नहीं होगा। आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा पार्लियामेंट में ओबीसी की इतनी तादाद, असेंबली में इतनी तादाद, इससे भी सबक लेना चाहिए। क्यों? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुर्मी है वहां आप टिकट ब्राह्मण को देंगे क्या? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं उन्हीं को हर पार्टी टिकट देती है, वो जीत के आ जाते हैं। यह सवाल नहीं है, सवाल यह है आपके एटीट्यूड का। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बड़ी चर्चा। कौन सा एक मिनट, वो एटीट्यूड बता रहा हूँ। कौन सा एटीट्यूड? वो ही बता रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी ने 26% ओबीसी का रिजर्वेशन किया 78 में। आपको मालूम है कर्पूरी जी की सरकार किसकी मदद से चल रही थी? आपकी मदद से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? आपका आदमी। और जैसे ही उन्होंने 26% रिजर्वेशन दिया, आपने उनकी इतनी मुखालफत की कि वहां अपर कास्ट और ओबीसी के झगड़े कराए और 79 में आपने सरकार गिरा दी और उसके बाद आपने भारत रत्न दी। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब वो जिंदा थे तो आपका एटीट्यूड ये था। हाँ। इस एटीट्यूड की बात हम 2024 में बात करें ना, 2024 मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम कब की बात करते हैं, जब हमें कोई, हम आजादी के पहले की सड़कें की क्या हाल थी, भारत का क्या हाल था, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, रोज भूखे मरते थे, लोगों के लिए ट्रेन्स नहीं थी, प्लेन्स नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, अलग चला जाएगा। जाति जनगणना पे बात अलग चला जाएगा। जो आज किसी जाति के ऊपर
अगर किसी जाति जैसे के साथ में ब्रजमोहन जी, अन्याय हो रहा हो, ब्रजमोहन जी, मैं बीच में काट दूं, मैं बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है वो एनडीए की वहाँ सबसे मजबूत घटक है और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस पर बिहार पार्टी के सारे नेताओं के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुशील मोदी, उनके समेत आपके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके सबके दस्तखत हैं और पूरी विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब देखिए, अभी त्यागी सर ने जो बोला एकदम बात सही है कि वहाँ सर्वसम्मति से जाति जनगणना के लिए वहाँ विधेयक पास हुआ और यहाँ प्रधानमंत्री से भी मिले, लेकिन सच्चाई देखिए केंद्र में कुछ और है। केंद्र में अभी 21वीं सदी की आप बात कर रहे थे, अभी की बात कर रहे थे, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे भी हुआ, उसका डाटा भी 2014 तक हमारे पास आ गया, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, वो डाटा को पब्लिक नहीं किया गया। डिफेक्टिव भी था। हाँ, जो कि उनको बोला कि उसमें एरर था, लेकिन सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि उसमें 99% करप्ट फ्री है, उस डाटा को पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया। 2021 का सेंसस आया तो आपके जो मंत्री हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने बोला कि जातीय जनगणना 2021 में हम नहीं करेंगे, और वो जो सेंसस है वो आज तक नहीं हो रहा है। वो 2021 का सेंसस 24 में खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक आपने सेकंड फेज उसका स्टार्ट नहीं किया है। तो कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की भारी अंतर है। आज के भारत में एससी के साथ में कहाँ अन्याय हो रहा है, आज के भारत में एसटी के साथ में क्या अन्याय हो रहा है। अगर हम डेमोक्रेसी, तो आप पटना में सही है, दिल्ली में सही है, पटना में सही है, दिल्ली में सही है, बता दीजिए। आर्थिक रूप कमजोर जो लोग हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए ब्रजमोहन जी। भारतीय जनता पार्टी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी समर्थक मैं, मतलब कोई इसके हम आपको एजुकेट नहीं कर रहा हूँ, इसके भी हम समर्थक। एक दूसरा, एससी एसटी का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर हुआ विशुद्ध, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक है। तीसरा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं, पटना में उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है मैं पिछड़ी जाति का हूँ, और अब वो दिन चले गए जब इस पार्टी पर कुछ जाति विशेष का कब्जा हुआ करता था। नाउ इट इज मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी, ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की, ये बिहार में उनका वक्तव्य है। तो हम तो जब एनडीए के हमारे नेता मोदी जी ऐसा करके बोलते हैं तो हम तो उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने। इसलिए सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है जी, हम जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उस जातिगत जनगणना के माध्यम से फिर आरक्षण की बात आएगी। आज के समय पर अगर बैकवर्ड जो फाइनेंशियली सोशली बैकवर्ड हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। मोहन भागवत जी का कहना है कि जब तक समाज में बराबरी कायम नहीं होगी, बोल रहे हो, मैं चाहूंगा कि देश में आरक्षण बना रहे। ठीक तो नहीं हुई ना, गलत कहाँ बोल रहे हैं? बराबरी नहीं हुई है, उन्होंने गलत नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ बराबरी यहाँ नहीं के हुई जो बड़े बराबरी हो रही है। अच्छा, मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कितने दलित और कितने पिछड़े लोग वहाँ हेड हैं, डायरेक्टर, आप देखिए, आप हिसाब लगाइए, पूरे आंकड़ों के साथ बता पाएंगे कि अभी भी उन संस्थानों में जो आपके हाथ में है ऊपर के पदों पर वही लोग आप बैठे हैं। देखिए आज कितने देश में आईएएस, आज तो के आईएएस तो आप देखिए ना, कंपटीशन से आते हैं, आईएएस और आईपीएस, अगर ऑल इंडिया सर्विस में आप देखेंगे, लेकिन मैं आप आपको जहाँ बताता किसी को हूँ, अपॉइंट करते हैं मेरे वहाँ पर छत्तीसगढ़ कास्टिज्म में दिखता है। आज 50% लोग जो हैं वो एससी एसटी के हैं मेरे छत्तीसगढ़। आईएएस में और वही रहते हैं। अरे और आईएएस को ब्रजमोहन तो जी, संविधान ने पावर इनकी दिया। पार्टी ने और उनके नेता ने भी, मैं वीपी सिंह जी के साथ एमपी था, माफी चाहता हूँ, आप भी उसमें जनता दल में थे, 1.5 घंटे के भाषण में 3 बार पानी पी करके जातिगत आरक्षण का विरोध श्री राजीव गांधी जी ने भी किया था। ब्रजमोहन जी, मेरा एक सवाल है आपसे ब्रजमोहन जी, जब सेंसस के अंदर आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कितने हिंदू कितने मुसलमान, तो फिर बैकवर्ड की करने में क्या परेशानी है आपको? देखिए बैकवर्ड, और जो बात आप कह रहे हैं कि नौकरियों के अंदर इतना परसेंटेज है, भाई उनका रिजर्वेशन है इसलिए है। हाँ। आज रिजर्वेशन हटा दीजिए, कहीं के नहीं रहेंगे, रिजर्वेशन की वजह से। इसीलिए आज आवश्यकता है उनकी आर्थिक प्रगति की। तो वो आर्थिक प्रगति जब सबके लिए इक्वल होगी, ब्रिजमोहन जी, और सबके लिए इक्वल होगी और पूरे लोगों के साथ में हम सबको एक साथ उठाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो जो मैं आपको परिवार से जो महिला, मैं आपको एक बात ये कह रही, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप किसी भी, अब हमने शुरू किया कि हम एससी और एसटी की बच्चियों को साइकिल देंगे। हमने जब साइकिल शुरू किया तो जो जनरल क्लास के, बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको लगा हमको क्यों नहीं मिल रही है, हमको भी मिलना चाहिए।
उनमें डिस्पैरिटी शुरू हो गई, आपस में वैमनस्य शुरू हो गया। हमने फिर तय किया कि हम सब 9वीं क्लास की बच्चियों को साइकिल देंगे। तो हम समाज में डिस्पैरिटी पैदा, अलगाववाद पैदा करने की बजाय जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनकी उन्नति हो, वो चाहे कोई भी जाति समाज का हो। तो ये इससे बेटर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज हम 21वीं सदी में हैं, आजादी के 75 साल हमने पूरे किए हैं, हम अमृत काल मना रहे हैं। ऐसे समय पर आर्थिक रूप से अमृत काल में इन वर्गों को भी ये जानने का अधिकार है कि 75 वर्षों में उनकी स्थिति कैसी रही है। आपकी जानकारी के लिए 1947 से लेकर के आज तक जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें 74% मुख्यमंत्री उन्हीं वर्गों के हैं जो आर्थिक आधार पर है, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट की जो स्थायी समिति होती है, हम तो 4-5 लोग उसमें हैं, उसकी ताजा रिपोर्ट है कि 71%, मामूली संख्या नहीं है, जो जुडिशरी है उसमें इन्हीं के लोग चुने गए हैं। तो ब्रजमोहन जी, बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानती। पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनका आरक्षण होना चाहिए। इस देश में आर्थिक आधार पर नहीं कहती है बीजेपी। इस देश में लंबे समय तक जिनके साथ में न्याय नहीं हुआ वो थे एससी और एसटी, क्योंकि भौगोलिक ऐसी परिस्थितियों में एसटी रहा है कि वो जंगलों में रहा है, वो पहाड़ों में रहा है, वो बैकवर्ड एरियो में रहा है जहाँ पानी नहीं होता था, जहाँ बिजली नहीं होती थी, जहाँ पर उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान में एससी एसटी के आरक्षण को तय कर कि बाकी जितना आरक्षण है उसको 10 सालों में आने वाले समय पर सरकारें काम करेंगी, जिससे कि उसको समाप्त धीरे धीरे कर वो समाप्त नेहरू ने भी कहा था कि खत्म हो जाना चाहिए, धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। देखिए, अभी क्या लोगों ने सोचा था कि डेमोक्रेसी और मॉडर्निटी कास्टिज्म को खत्म करेगा, लेकिन ये हुआ कि डेमोक्रेसी अब कास्टोक्रेसी में बदल गई है। इसकी वजह यही है कि हम उसे खत्म करना चाहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 आज हम डेमोक्रेसी में जीत के आए हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं? ब्रिजमोहन जी, आज अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, विश्व की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहीं की है तो वो हिंदुस्तान की है, भारत की है। आज ट्रंप बोल सकता है, आज ट्रंप बोल देता है कि मैं राष्ट्रपति भवन नहीं छोड़ूंगा। भारत में कोई बोल सकता है क्या? देखिए ब्रिजमोहन जी, आर्टिकल भारत में एक बार इंदिरा जी ने किया, उसके बाद से किसी की हिम्मत है क्या कि हारने के बाद बोल दे कि मैं नहीं छोड़ूंगा? ये सही है, इससे बढ़िया डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। आज हम संसद में बैठते हैं, संसद में हम सब लोग बोलते हैं, जो विपक्ष के एमपी हैं वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बोलते हैं। एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आर्टिकल 16 में संविधान के निर्माताओं ने इस मूल्य को अंकित किया हुआ है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन आज भी 16 अगर आज भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसा कि अभी त्यागी सर ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से सर्कुलेशन ऑफ एलीट हो रहा है और जो है अपने खानदानों को ही वहाँ पे हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जो देखिए 46 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें एक भी वाइस चांसलर ओबीसी का नहीं है। आप देखिए लैटरल एंट्री में किसको आप घुसाते हैं? आपने एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अभी कोसों मील दूर है। इसलिए जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन साथी हमारा पीछे रह गया है, तभी जाकर जिस आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तभी जाकर डेवलपमेंट को तीव्र गति दिया जा सकता है। अगर आपको पता चल जाए कि कौन लोग हैं जो पीछे हैं, ताकि आप उस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें जो कि संविधान के निर्माताओं ने जो बात कही है वेलफेयर स्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की और सामाजिक क्रांति की जो बात कही हुई है कि ऐसा देश बनाना है हमें जो मध्यकालीन से उठकर एक मॉडर्न देश बने, जहां पर जो है डिवीजन ऑफ लेबर हो। तो इसी कारण से जो है जाति जनगणना जरूरी है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि देश के इलेक्ट्रोल में, देश के पूरी संस्थाओं में आज के समय पर हमारी एजुकेशन में क्या एससी नहीं आ रहे हैं, एसटी नहीं आ रहे हैं, क्या बैकवर्ड नहीं आ रहे हैं, क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, हमारे क्या एमएलए नहीं आ रहे हैं, हमारे संस्थानों के हेड भी, संस्थानों की मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारा ओबीसी आरक्षण को ले लीजिए, त्यागी सर के समय ओबीसी आरक्षण लगा, जहाँ पर योग्यता की जरूरत है, देखिए अगर जहाँ पर योग्यता की जरूरत है वहां पर तो मेरिट ही चलेगा। योग्यता तो 2000 साल से कुछ वर्गों के पास है। डॉक्टर लोहिया कहता है कि 2-3 हजार साल में यही वर्ग रहे हैं, अब कुछ लोगों को विशेष अवसर दे करके उनके बराबर लाने का प्रयास कर रहा है।
आप एक लंगड़े आदमी को 2 टांग वालों के साथ नहीं दौड़ा सकते। ठीक बात और है। कह रहे हैं कि उससे आगे निकल जाओ। इसलिए डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत अम्बेडकर के बाद कि इनको विशेष अवसर दो, उसी के तहत ये आरक्षण का जो है, जो बता रहे थे अभी राशिद दलवी जी, संसोपा ने सोशलिस्ट पार्टी थी, संसोपा ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें और खाली एक बात यही मैं नहीं कहना चाहूंगी कि जैसे काशीराम जी या अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि अगर गांव से लोगों को निकाल के, जो नीची जाति के हैं या पिछड़े हैं, गांव से निकाल के अगर नीची मत कहिए। अच्छा, जो भी मतलब एसटी और एससी वगैरह के बारे में, वंचित समाज के लोगों को अगर गांव से निकाल के शहर में ले आएंगे तो निश्चित रूप से ये कास्टिज्म या ऊंच नीच, जात पात सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। सरकारी नौकरियों में वंचित जातियों के आरक्षण पर जितनी स्ट्रिक्ट सबको फॉलो करना होता है, शायद दूसरे पे नहीं होता है। उसमें लोग जेल जा सकते हैं। तो वंचित जातियों को आगे बढ़ाने का काम आप खाली इससे आरक्षण से नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक तरक्की होना चाहिए। वो भी जरूरी है। आर्थिक तरक्की के लिए आज मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलिए ना। एससी एसटी के एक ही परिवार के लोग आईएएस बनते हैं, एक ही परिवार के लोग आईपीएस बनते हैं, एक ही परिवार के लोग लेक्चरर बनते हैं, वही बनते हैं। तो जरा हमको इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए कि जो परिवार अपग्रेड हो गए हैं, उन परिवारों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप जातिगत जनगणना आप जातिगत जनगणना करवाकर फिर आप उसी जंजाल में फंसाना चाहते हैं। तो उनको जो अगर पिछड़ा वर्ग भी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हम उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करें कि वो भी ऊपर बढ़ें। ऊपर बढ़ने वाले ही सिर्फ ऊपर बढ़ते रहें। देखिए, और ऊपर बढ़ने वाले की बात है, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। इसके बारे में हम कभी चर्चा आपकी मुश्किल ये है कि चाहे एजुकेशन हो, जो मेरे अजीज दोस्त कह रहे थे कि वाइस चांसलर सारे के सारे, आप सारे वाइस चांसलर्स, जो इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बन सकता उसको आप वीसी बना रहे हैं, चूंकि वो आरएसएस का है। आप जुडिशरी के अंदर, हमारे पार्लियामेंट में भी जुडिशरी के अंदर क्यों नहीं आता, राज्यसभा में भी ये बात नहीं हुआ है आता? जुडिशरी के अंदर आप उन्हीं को भर रहे हैं और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में। माफ कीजिए, जुडिशरी, एक मिनट, जुडिशरी में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। अरे क्या उनका कॉलेजियम है, वो तय करते हैं। अभी बंगाल के अंदर वाइस चांसलर में भी जो निर्णय होता है, वो निर्णय राज्यपाल के हाथ में होता है। भाई हमें मत समझाइए ये बात। बंगाल के अंदर भी एक जज ने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन की है। देखिए मैं दो चीज, तो वो तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यही तो है एग्जाम तो पास भाई, किया यही होगा। तो है। नहीं, जुडिशरी का कोई एग्जाम नहीं होता है। त्यागी सर, अरे बिना एग्जाम के नहीं होता कोई। हाई कोर्ट के बिना एग्जाम के नहीं होता। देखिए ब्रिजमोहन जी, आपने बोला कि इंटरफेरेंस नहीं है। त्यागी सर एलएलबी होना पड़ेगा ना। बस इतना ही त्यागी सर, अभी इन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट का डिबेट पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि कंकरेंस विद प्रेसिडेंट, कंकरेंस, और जो 1, 2, 3 जो ये जो जजेस केसेस हुए, 3 जजेस केसेस, उसी में ये जो कोलिजियम सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंसर्टेड सिस्टम है, जो कि ओपेक सिस्टम है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, जो कि संविधान में वो चीज नहीं दिया होता। पहली बात, अब उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात, अलग अलग सरकारों ने, परंतु हमारे जुडिशरी सिस्टम को हम उस पे नहीं जा रहे, हम जाति जनगणना पे रहते हैं। हमारे नहीं जा रहे, देखिए जब बात आई हमारे सर्विस सिस्टम, नहीं, जब सर्विस सिस्टम पे आ रहा हूँ, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के ऊपर में यहाँ पर बहस करने नहीं बैठे। हम नहीं आए, लेकिन बात आई उसमें, तो मैं कह रहा हूँ आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जॉब में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। क्या उन जातियों को फायदा होगा जब हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सक्षम नहीं बनाएंगे, तो ये फायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, उसको हमको बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में भी एक सवाल है। मैं यहाँ बैठे स्पीकर से पूछना चाहती हूँ कि क्या संसद में जाति की बात करना सही है? सांसद महोदय बताइए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर संसद में ये बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये सारा कानून तो पार्लियामेंट के अंदर ही पास होना है। पार्लियामेंट के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए। और जिस तरह माफी के साथ, अदब के साथ कहूँगा,
आपके एक नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जिस तरीके की जबान बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या ये उचित है? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि ओबीसी का अगर प्रधानमंत्री रायशुमारी होनी चाहिए। आप उन्हीं की बिरादरी पूछ रहे हैं, तब तो हर एमपी की, हर आदमी की बिरादरी पूछनी देश के पड़ेगी। सर्वोच्च नेता लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी छाती ठोक कर अपनी जात की बात बताते हैं, राष्ट्रपति की जात की बात बताते हैं, जात के नाम पर सब कुछ करते हैं, तो सदन में अगर जातीय जनगणना की बात उठा दी जाती है तो कौन सा गुनाह हो जाता है? फिर आप जब तक देश में जाति है तब तक जाति तो पर बात सच्चाई पार्लियामेंट में होनी से चाहिए। मुंह मोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। आप बताते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यही इंडिया हम ऐसी बिरादरी यही फैला रहे हैं। तो कि बिना जातिगत जनगणना के, बिना आरक्षण के, अगर इस देश में वंचित वर्ग के, आदिवासी अगर वर्ग बिहार के के लोग अगर नहीं जानते थे, राष्ट्रपति बन सकते हैं, अग्रवाल अगर जी, यहाँ पर पब्लिक के मैंडेट से अग्रवाल पिछड़े जी, वर्ग के प्रधानमंत्री बन सकते अग्रवाल हैं, जी, अगर पब्लिक के मैंडेट से छत्तीसगढ़ में आदिवासी फिर मुख्यमंत्री बन अकेले सकते बोलेंगे हैं, आप। अगर उड़ीसा में बात आदिवासी सुनिए ना, मुख्यमंत्री बन बात सकते हैं, सुनिए। देश के राष्ट्रपति अरे यहाँ तो अगर बोलने दीजिए। अनुसूचित जाति के बन यहाँ सकते तो बोलने हैं, तो दीजिए। क्या हो सकता है इस बात? अरे यहाँ तो बोलने दीजिए। मैं बोल रहा, मेरे बाद आप बोलिएगा। मैं खाली छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ, हम सारे थोड़ा सा हम लोग का ज्ञान वर्धन कर दीजिए कि जो आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि बिहार में आपके सारे नेताओं ने उस पर साइन किया, आप पटना में सही थे या दिल्ली में सही है, या पटना के नेताओं को, बिहार के नेताओं को ये ज्ञान नहीं था जो ज्ञान आप यहाँ दे रहे हैं? आप देश के सामने दो तरफा बातें जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कब तक करते रहेंगे? किसको आप नहीं, इसको पहले बात तो यहाँ से आगे बढ़ेगी ना। आप पटना में कुछ और करते हैं, लखनऊ में कुछ और करते हैं, दिल्ली में कुछ और करते हैं, सदन के अंदर कुछ और करते हैं, सदन के बाहर कुछ। हाँ, ये जो परिस्थितियां थी वो आज से 10 साल पहले की थी। अभी 10 साल पिछले पहले 10 हुआ है सालों ये। में, जाति जनगणना पिछले वाला 10 10 सालों में, पिछले 10 सालों में, आप त्यागी जी पिछले वहाँ 10 बैठे सालों में जिस प्रकार से सभी समाज, फिर सभी वही वर्गों बात। की तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं, उसके कारण जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। हम समय काल परिस्थिति जो होती है उसके अनुसार निर्णय होता है। देखिए, और आज हम योजनाएं पिछले जब आप 10 सालों बनाएंगे में तो जिस जगह के लिए बनाएंगे, आपको जब ये तक मालूम पता है नहीं कि चलेगा कि किस जाति के लोग वहाँ एजुकेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस तब तक के आप कैसे अंदर बनाएंगे? रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने किया, वीपी सिंह जी ने सर्विसेज के अंदर किया था। तो 10 साल पहले की नहीं, क्या उसमें बात कर उसमें रहे ऐड हैं? करना चाहता हूँ, बीपी सिंह ने 10 सर्विसेज साल में में तो किया। आपने बिहार वाला 10 साल पहले की घटना नहीं, छोड़े लेकिन हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2006 में हुआ जब यूपीए की सरकार बनी, ये 15-16 साल का गैप था वो। और अभी भी देखिए एनएफएस कर देते हैं वहां पे। अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं, मैं बता रहा हूं कि कोई भी ओबीसी का एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है प्रोफेसर के लेवल पे, ना एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पर। ये अन्याय है। आपने आरक्षण दे तो दिया, लेकिन आपकी 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल में रूल्स में रिजर्वेशन है कि नहीं है? देखिए सर, सर्विस आपने रूल्स में आपने रिजर्वेशन आपने हो ही बंचित नहीं किया सकता। है। आप उत्तर प्रदेश ये हो ही नहीं सकता। 10 सालों में आपने 10 साल में आपने वंचितों को और वंचित किया हमारे है। देश के वो कॉन्स्टिट्यूशन जाति में, के हर संस्कृति कॉन्स्टिट्यूशन को में ध्यान में रिजर्वेशन रखकर और अग्रवाल साहब, चाहिए। अग्रवाल साहब, नहीं तो बड़ी वो अरे तो आप विकास देख क्यों नहीं रहे हैं? विकास में है, बदल तो देख जाता क्यों नहीं है। रहे हैं? आपको मैं बताऊं, जैसे विनम्रता से आदिवासी आपको मैं इलाके चुनौती में दे रहा हूं, उत्तर अगर प्रदेश के फॉरेस्ट पिछले कंजर्वेशन 7 बिल आ साल रहा से 10 है, साल का निकाल कर देख लीजिए। अगर जंगलों के लिए हल हुआ है फॉरेस्ट क्या? कंजर्वेशन बिल आ प्रोफेसर रहा का है असिस्टेंट, तो आप उससे मेरे बलिया का, आदिवासियों को फायदा बलिया हो का रहा से है, लेकर तो बादल क्या तक ये जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप जातिगत जनगणना करेंगे तो आपको इनके पता यहाँ चलेगा आदिवासी मुख्यमंत्री, इनको एड्रेस कीजिए ना। पर्टिकुलर किस एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, ये तभी पता चलेगा जब आप जातिगत जनगणना करेंगे। उस जाति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जाने बगैर आप योजना बना ही नहीं सकते, और वो कारगर हो ही नहीं सकता। हमारे पास जी, पूरे देश के ये आंकड़े हैं कि हमारे देश में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, लेकिन वो 2011 के हैं, 2011 के कितने हैं। अपर क्लास हैं। नहीं, और बैकवर्ड के आंकड़े नहीं हैं अभी, हर माफ क्लास करना, में। अरे तो बैकवर्ड वो का जब एससी एसटी या माइनॉरिटी के आंकड़े और हो जनरल सकते हैं तो क्लास ओबीसी के आंकड़े में क्या दिक्कत ये है? बताइए आप ही तो ना, कह रहे हैं कि मुझे आप आंकड़े ये हैं, ओबीसी के आंकड़े मुझे ये हैं कहाँ? बताइए, वही तो आंकड़े के मुझे लिए ये यहाँ पे बताइए, काउंटिंग की बात हो रही है। आप बैकवर्ड का अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं कि आप जाति संघर्ष में डाल नहीं, जाति संघर्ष तब होगा जब समान अधिकार नहीं मिलेंगे। से कमजोर हैं जाति- उनकी उन्नति होगी। संघर्ष कब होता है? संघर्ष कब होता है? अग्रवाल साहब, संघर्ष कब होता है? सरकार ने संघर्ष कब होता है? किसी सरकार ने आगे बढ़े, संघर्ष कब होता है? दो वर्गों में संघर्ष कब होता है? जब एक वर्ग को लगे कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसका हक अन्याय मारा होगा जा रहा है, तब संघर्ष होता है। देखिए, जब सबको आज हक, तक- सबको न्याय मिले तो आज संघर्ष तक नहीं होता है। किसी भी आप सरकार कंफ्यूज है ने- यहाँ, वापस आज जाऊंगा। तक किसी भी सरकार ने
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की तरक्की की योजना नहीं बनाई। ब्रिजमोहन- पहली बार मोदी ऐसा जी की कैसे हो सरकार है सकता है? जिसने आर्थिक रूप से गलत बात कमजोर है, लोगों गलत को बात है। आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योजना 8 लाख रुपए बनाई। तक और आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन लोगों को 5 लाख तरक्की की 3 बात लाख होगी, से ऊपर टैक्स उसमें लेते हैं आप। बैकवर्ड भी होगा, उसमें एससी भी होगा, उसमें एसटी भी होगा, ब्रिजमोहन जी। उसमें अपर। अच्छा आप ये बताएं, क्या अपर क्लास के व्यक्ति को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? उसको सड़क किसने चाहिए कि मना? नहीं चाहिए? अरे, अगर वो भी विरोध आर्थिक कौन रूप कर से रहा है? कमजोर विरोध है कौन कर रहा तो है? उसको भी विरोध कर रहा है। आप चाहिए कमजोर कि लोगों नहीं? को उसको चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं, चाहिए? आप उसको एजुकेशन जनरल- चाहिए कि नहीं? जनरल क्या क्लास अपर के लोगों क्लास को भी में दे कमजोर सकते लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं आप है? तो उनको डाटा दीजिए, चाहिए ना। क्या आप कमजोर उनको लोग नहीं है? दीजिए। यही कमजोर कौन है, यही उसी तो का डाटा डाटा पे तो काम हो चाहिए, रहा है। आप यही डाटा- सर्वे चाहिए। इसी ये डाटा एक पे खास काम हो सर्वे रहा है, जब तक कि जाति 8 लाख जनगणना की नहीं होगा कैसे 8 होगा? लाख से कम जिसकी इनकम होगी तो उसको प्राइवेट अच्छा, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसमें टैक्स क्यों लगता है? 8 लाख से 8 लाख से कम, आर्थिक जनगणना 8 लाख से भी कम वाले को आर्थिक रूप से कमजोर मानते हैं, देखिए, तो इनकम टैक्स क्यों लेते हैं? नहीं लग रहा है। देखिए, इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7,75,000 रुपए पर तक इनकम के टैक्स कोई नहीं इनकम लगता टैक्स है। नहीं है। देखिए 7,75,000 रुपए अरे तक ऐसा कोई क्या इनकम आप टैक्स कैसी बातें कर रहे हैं आप? ब्रिजमोहन जी, देखिए, ब्रिजमोहन जी, सर, ब्रिजमोहन जी, आपको शायद गलतफहमी है। 3 लाख पे लगा दिया है आपने 3 लाख इनकम को नहीं टैक्स। मालूम है। अगर आप टोटल करेंगे हाँ। 7,75,000 फिर कैसी बातें कर इनकम रहे टैक्स के हैं? आर्टिकल सारे यहाँ इनकम 75 टैक्स देने वाले 3 हैं। लाख सुनिए, पे लगा दिया आप भाई सुनिए आपने। ना, आप सुनिए आर्टिकल 75 इनकम टैक्स के अंतर्गत 7,75,000 तक की इनकम के ऊपर में डिडक्शन है और उसको टैक्स नहीं लगेगा। देखिए आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। 3 ये लाख बात से रिकॉर्ड गलत 5 बयानी लाख, कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं आप। 5% देखिए इंटरेस्ट। टैक्स पे यहाँ बात देखिए, 5% टैक्स पे बात नहीं हो रहा है, इनकम बात टैक्स हो रहा है गलत जाति बयानी कर रहे हैं आप। देखिए ना, बात हो रहा है जाति जनगणना ये पर। तो अभी आप पार्लियामेंट के अंदर 1989 आपके का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने देखिए बोला। 1989 का जो भारत था, सात ब्रिजमोहन जी, उसमें 3 से 5 तक 5% इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की धारा 75 के अंतर्गत डिडक्शन हो जाएगा अरे तो उसके बेरोजगार बाद का 7 लाख गलत बयानी कर रहे हैं, देखिए, ये हो रहा है इनकम बात। टैक्स नहीं लगेगा। ब्रिजमोहन जी इनकम टैक्स पे देखिए इनकी जानकारी आपसे अच्छी है। जी अरे भाई, मैं ब्रिजमोहन बता जी रहा हूँ ना आपको। देखिए सर, अरे दे रहे हैं 1980 हम देखिए ना, लोग, नहीं देते होंगे। 1989 का जो भारत था और 1989 के बाद का जो भारत है, जमीन आसमान का अंतर है। आप जो सभी ने लोग बर्फ बहस की में तरफ बढ़ जमे हुए चढ़कर हैं। हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात। मन की गांठ खुलकर दिख रही है। जब राजनीति में अभिनंदन तक न हो तो समझ जाना चाहिए कि दिल नहीं मिल रहे हैं, दल भले मजबूरी में हो। देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी ने ऑटोक्रेटिक तरीके से सरकार को और देश को चलाया है, उसी का नतीजा है आज है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको आज जो है नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की 10 साल की नीतियों का ही ये नतीजा है। जी देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए लोग इसे देखकर आश्चर्य कर रहे हैं और आप लोग भी इसको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए, ये इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ होगा। ये नाराजगी साफ झलक रही है। ये स्वाभाविक तस्वीर है कि अचानक प्रधानमंत्री जी आए, वो खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बार हम लोगों से ऐसा होता है कि चूक हो जाती है, तो मुझे लगता है इसको कोई अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पार्टी में हमारे नेता, दोनों हमारे नेता हैं और इसको अदरवाइज लेकर राजनीतिक इसका फायदा उठाने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। जो चित्र में दिखाया गया है वो आपके विश्लेषण से सर्वथा भिन्न है। राजनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। उनके हाथ स्नेह भाव में, आदर भाव में रुके हुए हैं और ये दोनों झुके हुए हैं। और यूं भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सर्वमान और सबसे ज्यादा सम्मानित नेता प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रति असम्मान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं कहूँगा अभी यहाँ बहस हो रही है कि ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना, सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने राजनाथ सिंह जी को तो प्रणाम किया है, लेकिन मोदी जी को प्रणाम नहीं किया। और उसका बड़ा कारण है, उसका बड़ा कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी से ज्यादा बड़ी नफरत फैलाते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उनको नमस्कार करें। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी पहुंचे मोची से मिलने। मैं राहुल गांधी जी के इस काम का स्वागत करता हूं। जब तक निचले तबके के लोगों को दुख दर्द नहीं समझेंगे, देश की दर्द नहीं समझेंगे, और जो लोग केवल अपने मन की बातें करते हैं, उनको देश के गरीबों का, देश के लाचार लोगों के भी मन की बात समझने के लिए उनके दर्द का एहसास होना जरूरी है। मैं राहुल गांधी जी के इस तरह के कार्य का स्वागत करता हूं। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने बात कहा कि
एक आदमी एक मत और एक अधिकार, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, उसी के तर्ज पे माननीय राहुल गांधी जी मुझे लगता है कि हर क्लास के लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, हर किसी से मिलना चाहते हैं ताकि इस महत्व को समझे और जो सरकार बनेगी उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये सब मदद करेंगे। इस कारण से आप देखते होंगे कि लगातार इनकी जो है सफर एक के बाद एक हर वर्ग से मिलने की हो रही है। इस बार संविधान को हाथ में लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी, वो सिर्फ बातों से नहीं और दिखावे से नहीं, बल्कि वो करके दिखाना चाहते हैं कि संविधान में जो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है वो कर रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं देश को कि हम सबके लिए है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। ये बहुत अच्छी पहल है इनकी। देखिए, राहुल जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, कभी उन्होंने गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखी, खेती नहीं देखे। आज मोदी जी तो स्वनिधि योजना से, मुद्रा योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, इस प्रकार से एक जूता बनाने वाले कारीगर से उनको स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए गरीब तबका भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को पसंद कर रहा है और इसलिए राहुल जी को अब यह समझ में आ रहा है जब तक कि गरीब वर्ग हमारे साथ में नहीं आएगा तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए अब सोने की चम्मच वालों को भी अब मोदी के पास पहुंचना पड़ रहा है। नहीं, ये फोटो सेशन है और हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं, जिन वर्गों में पैदा हुए हैं, जिन वातावरण में पैदा हुए हैं, वहाँ जूता कारीगर और हमारे बीच में कोई बहुत दूरी नहीं थी। सदियों में, हजारों वर्षों में ऐसा होता है कि जब जूता बनाने वाला भी किसी बड़े पद पर जाता हो। एक बार तस्वीर छपी थी राजीव गांधी जी की, इस देश में सबसे पहले जो दुनिया का सबसे पहला जूता था, महंगा लोटो, उसको पहन करके जब वो पार्लियामेंट में आए थे। तो फोटो सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, दुनिया के अंदर हर इंसान बराबर है, यही बात राहुल गांधी साबित कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, मैं बीजेपी के नेताओं से कहता हूं, अगले जन्म में कौन क्या काम करेगा किसी को मालूम नहीं है। राहुल गांधी चमचा लेके जरूर मानता कि अगला जन्म होता ही नहीं। इस्लाम मानता, मैं तो 80% हिंदू है ना इस देश में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, फिर भी उस छोटे आदमी के पास जिसको आप कह रहे हैं वहां पहुंचे हैं। मोदी साहब को मैंने कभी वहां पहुंचते नहीं देखा। मोदी जी तो पैदा ही वहां हुए थे, इसके बावजूद नहीं जाते, होते। इसके बावजूद नहीं जाते। देखिए, मोदी जी तो बिना जूते के उन्होंने बचपन बिताया है। उन्होंने चाय बेची है रेलवे स्टेशन पर, वो रेलवे स्टेशन और ही ऐसे नहीं था। लोगों के साथ में उन्होंने काम किया है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। पार्लियामेंट से अच्छी बहस हुई है, वॉकआउट भी नहीं किया इन्होंने। लेकिन एक अफसोस है मुझे, आप अकेले रह गए। अब ये जो नहीं, मैं इनके साथ हूं। एक अकेला सब पे भारी, अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। ये तो सर, मैं आप लोगों मैं के आज सामने- सब आप सब लोगों सर, को मैं मैं आप लोगों के सामने बहुत आप सब ही लोगों को झेल नई रहा हूं। था। बस झेले, आप बहुत ठीक गलत झेले। हो गया तो माफ कर दीजिए।